वेलकम टू लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 4 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का लेके। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं फाउंडेशन बैच, और फाउंडेशन बैच के माध्यम से लॉ वाला का एम यही था कि हम लोग आपकी जो बेस है हम उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, आपकी नींव को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। इसीलिए हम ये लॉ फाउंडेशन बैच लेके आए हैं, जहां पे हम बेसिक से आपको सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और हमारा एम यही है कि जब आप अपने लॉ के करियर में स्टेप करोगे, आपका जो करियर हो वो बहुत ही बढ़िया हो, बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको परफॉर्म करें अपनी लाइफ में, और आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जरूर हो। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे सामने लॉ तो होता है बट हमें उसको अप्लाई करना नहीं आता। इसीलिए जरूरी है कि आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझें। और होता क्या है, क्योंकि लॉ बहुत ही वास्ट है, बहुत टाइप्स के आपको लॉ पढ़ने पड़ते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ क्राइम्स हो गया, सिविल लॉज हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, टॉर्ट हो गया, फैमिली लॉज हो गए। बट होता ये है कि इतने सारे लॉज पढ़ते पढ़ते हम कई बार बोर हो जाते हैं और कई बार हम लोग चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। बट हम क्या नहीं भूलते हैं, हम नहीं भूलते हैं वो कहानियां, वो एग्जाम्पल्स, वो केस लॉज जो हमें पेपर में भी इवेंचुअली याद दिलाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या था। तो लॉ वाला का यही एम है लॉ फाउंडेशन बैच के माध्यम से। एंड स्पेशली मैं ये बोलूंगी कि मेरा पढ़ाने का आपको तरीका यही रहेगा कि मैं आपको खूब सारे एग्जाम्पल्स दूंगी, खूब सारे केस लॉज दूंगी, कि अगर आप कॉन्सेप्ट भूल भी जाओ तो आप ये कहानियां नहीं भूलोगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप लोग मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कि आप अपनी जिंदगी में सुबह से लेकर शाम तक कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स में लोगों के साथ एंटर करते हो। वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने पिछले 3 लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन पढ़ा, इसेंशियल्स पढ़े, और हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इसेंशियल्स क्या है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, की प्रोविजंस क्या है, हमने ये सब कुछ पढ़ा, ऑफर एक्सेप्टेंस के रूल्स पढ़े। और आप लोगों को ये समझना भी जरूरी है कि अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हो और आप अपनी स्टेट का प्रीलिम का या फिर मेंस का एग्जाम देने वाले हो, तो ये वाला जो लेक्चर है ये आपके लिए बहुत रेलेवेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं इसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, कि अगर हम बोलते हैं एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसके क्या इसेंशियल्स है, वो आज हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे सेक्शन 10 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हो या फिर आप आईलेट, स्लैट या कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो, तो आपको पता है कि आपका लीगल एप्टीट्यूड का पेपर होता है, जहां पे आपकी लॉ को टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि क्या आपको लॉ के बारे में कुछ आइडिया है या नहीं है। दो इस पेपर में आपको एक बड़ा सा पैसेज दिया जाता है और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट क्या जरूरी है कि इन लीगल टर्मिनोलॉजी से हमें फेमिलियरिटी बहुत जरूरी है। अगर हमें पता ही नहीं है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि इस पैसेज में लिखा क्या हुआ है। ठीक है, अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट हो और इस सेमेस्टर में आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक सब्जेक्ट है, तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्पेशली जब हम इसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो ये टॉपिक कई बार पेपर में पूछा गया है, डायरेक्ट 10 मार्क्स या फिर 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि आप लोग जानते हो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा एम ये है कि हम आगे तो बढ़े बट हम पीछे वाली चीजों को भूले नहीं। तो हम लोग एक रिकैप भी करते हैं लेक्चर को शुरू करने से पहले। बट सबसे पहले हम क्या समझेंगे और हम क्या देखेंगे कि आज के क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हम लोग समझेंगे कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं जब हम बात करते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। हम समझेंगे कि थ्रेट टू कमिट सुसाइड क्या होता है, कोर्जन का क्या इफेक्ट होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कोर्जन क्या होता है, जब आप किसी के ऊपर दबाव बना रहे हो, आप किसी को फोर्स कर रहे हो किसी चीज का। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस करेंगे, अगर कोई अनकॉन्शियबल बार्गेन हो रहा है, 10 करोड़ की चीज आप 1 लाख रुपए में खरीद रहे हो, जो कि आप ऐसा बार्गेन है जो आप बिलीव ही नहीं कर सकते, क्या वहां पे किसी का दबाव हो रहा है, क्या किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये हम समझेंगे। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हो किसी पर्दा नशीन वुमन के साथ जिन्होंने पर्दा करा हुआ है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या फिर वॉइड है, वो पढ़ेंगे। कंसेंट पढ़ेंगे पार्टनर्स का एक पार्टनरशिप फर्म में, कंसेंट पढ़ेंगे एंटी न्यूट्रल अग्रीमेंट्स के अंदर, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि सर्टेनिटी और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस क्या होता है, और जो ओरल अग्रीमेंट्स होते हैं जिनको हम लिखत में नहीं करते हैं, उनकी इनफोर्सिएबिलिटी के बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट इन सब से पहले
आज आगे बढ़ने से पहले जरूरी है ये समझना कि हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सबसे पहले आपको याद रखना है 2-3 इक्वेशंस। जैसे कि मैथ्स पढ़ते हो ना, मैथ्स की तरह यहाँ पे भी 2-3 इक्वेशंस को याद कर लो। सेक्शन 2A क्या बताता है? 2A बताता है कि ऑफर क्या होता है। ठीक है, जब इस ऑफर के अंदर मिलता है आपका एक्सेप्टेंस तो क्या बनता है? तो ये बन जाता है प्रॉमिस। और प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस कहाँ बताया गया है? सेक्शन 2B के अंदर। ठीक है, उसके बाद समझना क्या है, जब प्रॉमिस के अंदर क्या मिलता है? कंसिडरेशन मिलता है। कंसिडरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? कंसिडरेशन होता है आपका प्राइस ऑफ एनीथिंग। तो प्रॉमिस के अंदर जब कंसिडरेशन मिलता है तो ये बन जाता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कहाँ दिया हुआ है? अग्रीमेंट कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 2E के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब अग्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं। अग्रीमेंट जो कि सोशल हैं, जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, इन्फोर्सिएबल नहीं है, सोशल है या फिर अनलॉफुल है। ठीक है, और अग्रीमेंट्स जिनको इन्फोर्स किया जा सकता है, जिन इन अग्रीमेंट्स को इन्फोर्स किया जा सकता है वो क्या बनते हैं? वो बनते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जो कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 2H के अंदर। तो इक्वेशंस क्या बनी हमारी? हमारी इक्वेशंस कुछ इस तरह बनी। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस। ओके, एक इक्वेशन ये बन गई। प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू अग्रीमेंट। ओके, और अग्रीमेंट जो कि इन्फोर्स कराया जा सकता है वो बन जाता है अपने आप में एक कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये आपकी कुछ बनी हमारी इक्वेशंस। अब क्या समझना है? सेक्शन 2 तो हो गया हमारा इंटरप्रिटेशन क्लॉज। सेक्शन 3 के अंदर हमने ये पढ़ा कि कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है जब बात हो रही है ऑफर की और एक्सेप्टेंस की। तो आपको क्या समझना है, जब ऑफर की बात हो रही है तो कम्युनिकेशन कब कंप्लीट मानी जाएगी? जब ये नॉलेज में आ जाए, किसके नॉलेज में आ जाए? जिसको आप ऑफर बना रहे हो। बट जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस में यहाँ पे 2 रूल्स आ जाते हैं, 2 रूल्स। कौन से वो 2 रूल्स हैं उनको जरा समझते हैं। तो एक्सेप्टेंस की जब हम बात करते हैं तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है? एज अगेंस्ट द ऑफरर। जब जैसे ए ने बी को ऑफर करा और बी ने अपना जो रिप्लाई है वो पोस्ट कर दिया, तो जैसे ही ये रिप्लाई को पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन हुआ, वैसे ही अगेंस्ट ए ये ऑफर का एक्सेप्टेंस कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, ऑफरर के लिए। बट एक्सेप्टर के लिए ये कब कंप्लीट माना जाएगा? व्हेन कम्स टू द नॉलेज ऑफ ए। ठीक है, इसके बाद आपने क्या समझा? एक कॉन्सेप्ट होता है रेवोकेशन का। रेवोकेशन का क्या मतलब होता है? रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन। तो ऑफर का रेवोकेशन कब तक हो सकता है? ऑफर का रेवोकेशन तब तक हो सकता है जब तक सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट ना करा हो। और एक्सेप्टेंस का रेवोकेशन कब तक हो सकता है? जब तक वो ए की, ऑफरर की नॉलेज में ना आया हो। हमने रेवोकेशन पढ़ा, फिर हमने सेक्शन 4 पढ़ा कि कम्युनिकेशन कब कंप्लीट है, और हमने ये भी पढ़ा कि आपको कम्युनिकेशन को कंप्लीट करना बहुत जरूरी है अगर आप बोल रहे हो कि एक वैलिड ऑफर हो या फिर एक वैलिड एक्सेप्टेंस हो। अगर मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं अपने पड़ोसी की गाड़ी खरीदती हूँ, उसे एक ऑफर तो करती हूँ, बट मैंने उसको ये बात कम्युनिकेट ही नहीं करी, अपने दिमाग के अंदर वो ख्याली पुलाव बनाती रही, तो क्या वो ऑफर वैलिड ऑफर मानी जाएगी? नहीं, वो एक वैलिड ऑफर नहीं होगी क्योंकि मैंने उसको कम्युनिकेट ही नहीं किया। सिमिलरली ऑफर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस एक बार दोबारा याद करो। यहाँ पे जो सर्वेंट है वो नेफ्यू को ढूंढने जाता तो है, बट उसको पता नहीं होता कि उसके मालिक ने एक ऑफर करा है टू पब्लिक एट लार्ज। ठीक है, तो कम्युनिकेशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस की अगर हम बात करें तो एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन या तो आप वर्बली बोल के, लिखत में दे के दे सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अगर वो एक जनरल ऑफर की एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं तो अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर लिया, जैसे कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक के केस में कार्बोलिक कंपनी ने एक टर्म्स रखी थी कि अगर आपने इस प्रकार से स्मोक बॉल्स को इस्तेमाल किया तो आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। तो जो हमारी कार्लिल थी, जो हमारी प्लेंटिफ थी, उन्होंने क्या किया? उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर लिया। तो क्या माना जाएगा कि उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो बेसिकली जब जनरल ऑफर की टर्म्स एंड कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करते हो, आप उनको फॉलो करते हो, तो माना जाएगा कि आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 5 में हमने रेवोकेशन के बारे में पढ़ा, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, फिर हम लोगों ने सेक्शन 6 में क्या पढ़ा कि रेवोकेशन किस प्रकार से हो सकता है।
रेवोकेशन के बारे में अगेन वी स्टडीड। सेक्शन 7 में हमने ये पढ़ा कि जो आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए वो अनक्वालिफाइड होनी चाहिए और एब्सोल्यूट होनी चाहिए। बेसिकली जब आप अपनी एक्सेप्टेंस दे रहे हो तो आप उसमें कंडीशंस नहीं रख सकते हो, वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, नहीं तो वो काउंटर ऑफर मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 8 में आपने ये पढ़ा कि अगर आप कोई कंडीशंस को परफॉर्म कर रहे हो तो वो भी अपने आप में वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। सेक्शन 9 में ये पढ़ा कि प्रॉमिस जो है वो एक्सप्रेस तरीके से भी हो सकता है, इम्प्लाइड तरीके से भी हो सकता है। इसके बाद हम लोगों ने बीच में इनविटेशन टू ऑफर पढ़ा, ऑफर पढ़ा, क्रॉस ऑफर पढ़ा, और इन सबको पढ़ने के बाद हमने क्या समझा कि एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या होता है ऑफर और एक्सेप्टेंस का, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। कम्युनिकेशन रेवोकेशन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और अब हम आ गए हैं उस पॉइंट पे जहां पे आगे हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है एक कॉन्ट्रैक्ट के। अगर हम बोल रहे हैं सेक्शन 2H के अंदर एक अग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट तक जा सकते हो, तो उसकी रेसिपी क्या है, उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो समझना भी बहुत जरूरी है। तो आइए बढ़ते हैं और समझते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या डील करेंगे। तो सबसे पहले क्या समझना है आपको कि इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है सेक्शन 10 जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं, जो बोलता है कि अगर आप बात कर रहे हो एक कॉन्ट्रैक्ट की तो बहुत जरूरी है कि वहां पे सबसे पहले एक अग्रीमेंट होना चाहिए। वो अग्रीमेंट फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। कंसेंट क्या होता है, रजामंदी। तो वो जो रजामंदी, व्हेन यू आर सेइंग अ यस टू समथिंग, इट हैज टू बी अ फ्री यस, it has to be a free will, it does not have to be because of some undue influences, mistake, coercion, किसी के दबाव में आके, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। it has to be a free yes। उसके बाद आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए। पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं वो अनसाउंड नहीं होनी चाहिए, डिस्क्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए बाय लॉ, या फिर वो माइनर नहीं होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए। वो जिस भी चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रही है उसका जो कंसिडरेशन है, जो भी उसका पैसा है, प्राइस है, वो लॉफुल होना चाहिए और लीगल ऑब्जेक्ट की बात होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जिसको आप लॉ के द्वारा वॉइड डिक्लेयर करो, मतलब उसकी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। तो ये सारे पॉइंट्स तो हम सेक्शन 10 में आज पढ़ेंगे, बट इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं जो जरूरी है जब हम बात कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है। सबसे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट एक बंदा अपने आप के साथ नहीं कर सकता, तो मिनिमम 2 पीपल नीड्स टू बी देयर, 2 पार्टीज का होना जरूरी है। इंटेंशन का क्रिएट होना जरूरी है कि आपकी इंटेंशन थी कि आप लीगल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करना चाहते हो। इसको हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा, जहां पे हमने ये पढ़ा कि एक हस्बैंड और वाइफ, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर का अगर केस आप लोगों को याद हो, तो बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर के केस में जहां पे वो हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है कि मैं तुम्हें एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज भेजा करूंगा क्योंकि तुम्हारे मेडिकल कंडीशन ऐसी है, और बाद में जब उसने नहीं भेजे वो पैसे, उसकी बीवी ने उसको सू करा, बट कोर्ट ने क्या कहा, यहाँ पे इंटेंशन नहीं थी कि वो एक लीगल रिलेशनशिप को बनाना चाहते थे। और क्या बोला गया, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप, जो भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स है, एंड इवन इस रूल को एक्सटेंड कर दिया गया पेरेंट एंड चिल्ड्रन के रिलेशनशिप में, कि वहां पे इंटेंशन नहीं होती कि आप एक लीगल रिलेशनशिप बनाओ। इवन फ्रेंड्स का, जहाँ पे किसी फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को बोला कि वॉक पे चलेंगे, मूवी चलेंगे, या फिर अम्यूजमेंट पार्क चलेंगे, तो अगर वो दूसरा बंदा नहीं गया तो क्या आप बोल सकते हो कि मैं तुझे कोर्ट लेके जाऊंगा क्योंकि तूने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपकी इंटेंशन नहीं थी कि एक लीगल रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हो। तो बहुत जरूरी है कि आपकी इंटेंशन होनी चाहिए कि आप एक लीगल रिलेशनशिप को फॉर्म करना चाहते हो। ये हम अपने पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, उसको कंप्लीट करना जरूरी है। सर्टेनिटी होनी चाहिए। आप कॉन्ट्रैक्ट ऐसी अनसर्टन चीज का नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट और सर्टेन चीज का ही कर सकते हो। पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो चीज हो जाए, उसी का आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। कंटिंजेंट चीजों का आप नहीं कर सकते हो। दो हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या समझना है कि जब हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, जो कि सेक्शन 2H के अंदर डिफाइंड है, वो क्या कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट जिसको आप लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा सकते हो। बेसिकली अगर एक अग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है और अगर उसका ब्रीच हो रहा है, कोई सामने वाला उस अग्रीमेंट को तोड़ रहा है, तो उसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट तक जा सकते हो। यही हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो बेसिकली अगर आप सारे एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा कर दोगे तो वो बन जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसको इन्फोर्स कराने के लिए आप किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। सेक्शन 10 क्या कहता है कि कोई भी अग्रीमेंट अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा अगर
वो फ्री कंसेंट से बनाया जा रहा है। बेसिकली जो पार्टीज है वो अपनी मर्जी से इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही है, उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती, कोई दबाव नहीं है। वो जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, बेसिकली उनकी कॉम्पिटेंसी है वो मेजर है, वो साउंड माइंड की हैं और वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है बाय एनी लॉ। जो भी वो कर रही हैं वो उसका कोई लॉफुल कंसिडरेशन है, लॉफुल ऑब्जेक्ट है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में एग्जांपल दिया था कि आपने हिंदी मूवीज देखी होंगी, बॉलीवुड मूवीज में हम लोग बहुत देखते हैं कि ए ने बी के मर्डर के लिए सुपारी दी है, ए ने बी को मारने के लिए सी को सुपारी दी है, यहाँ पे सुपारी दी है, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है, ठीक है। इसने इसको 10 लाख रुपए दिए, सी ने 10 लाख रुपए तो ले लिए बट बी को मारा नहीं, तो क्या ए उसको कोर्ट लेके जा सकता है कि तूने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट था वो इलीगल था, वो अनलॉफुल था, वो ऐसा नहीं था जो कि लॉ उसको सपोर्ट करे। इसीलिए जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसका लॉफुल होना जरूरी है, उसका लॉफुल कंसिडरेशन होना, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना बहुत जरूरी है, और ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको वॉइड ना डिक्लेयर किया गया हो बाय लॉ। तो सेक्शन 10 हमारा यही कहता है और इसको हम आज के सेशन में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब क्या समझना है, इस फोटो को, इस इमेज को आपको ध्यान रखना है। क्या कहता है कि एलिमेंट्स क्या है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के? सबसे पहले कि आपकी जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, वो पार्टीज का कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सके, उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप, एक लीगल ऑब्लिगेशन को फॉर्म करना चाहते हैं, पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि परफॉर्मेंस हो सके। सबसे पहले उनको ऑफर और एक्सेप्टेंस करना चाहिए, और जो भी ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रहे हैं वो फ्री कंसेंट के द्वारा करना चाहिए। बेसिकली उनका कंसेंट किसी के और के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं किया जाना चाहिए। तो ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में पिक्चर मेमोरी के तरीके से बिठा लीजिए। अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 2E क्या कहता है कि जब कोई भी प्रॉमिस या कोई भी सेट ऑफ प्रॉमिस जिसको आप फॉर्म करते हो और उसके साथ आप क्या मिला देते हो कंसिडरेशन, तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। तो बेसिकली ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस क्या मिसिंग है यहाँ पे, कंसिडरेशन हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, अग्रीमेंट बन जाएगा, ठीक है, ये अग्रीमेंट बन जाएगा। तो आपको क्या समझना है, कंसिडरेशन पास्ट कंसिडरेशन भी हो सकता है, फ्यूचर कंसिडरेशन भी हो सकता है और प्रेजेंट कंसिडरेशन भी हो सकता है। कंसिडरेशन को हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि कंसिडरेशन क्या होता है। कंसिडरेशन होता है प्राइस ऑफ एनीथिंग। अब अगर मैं आपके साथ कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रही हूं तो आप वो चीज फ्री में तो मेरे लिए करोगे नहीं, ठीक है, तो अब आप उसके लिए बोलोगे मैम इस चीज का प्राइस है इतना रुपए, तो जो इसका प्राइस है वो क्या बन गया, वो बन गया मेरा कंसिडरेशन। अगर आई डील विद यू टू सेल दीज पेन्स 10 of these pens to you, आपने बोला कि इसका कंसिडरेशन क्या होगा और मैंने बोला एक पेन 100 रुपए का है, मतलब 100 into 10 1000 रुपीज इज द कंसिडरेशन। तो 1000 रुपीज क्या हो गया, प्राइस ऑफ दैट थिंग। तो कंसिडरेशन अपने आप में बहुत जरूरी है, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड माना जाएगा, ठीक है। अब क्या समझना है, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को जब समझते हो तो सेक्शन 2H क्या कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो अग्रीमेंट जिसको इन्फोर्स कराया जा सकता है बाय लॉ। तो दोबारा से अपनी जरा इक्वेशंस को याद कर लो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस होता है आपका प्रॉमिस। जब इस प्रॉमिस में आपने मिला दिया कंसिडरेशन तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक अग्रीमेंट। और अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिएबल है बाय लॉ तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या समझना है कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो अग्रीमेंट जिसको आप इन्फोर्स कराने के लिए लॉ के दरवाजे को खटखटा सकते हो, कोर्ट जा सकते हो। तो क्या समझना है कि एक अग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट लीगल है, आपकी इंटेंशन है कि आप एक लीगल रिलेशनशिप को फॉर्म करना चाहते हो, वो अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब सेक्शन 10 क्या कहता है कि जो अग्रीमेंट है वो एक वाइडर टर्म है कॉन्ट्रैक्ट से, क्योंकि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब समझने की बात यह है कि अग्रीमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, कौन से, नॉट इन्फोर्सिएबल और विच आर इन्फोर्सिएबल। जो इन्फोर्सिएबल हो गए वो तो बन गए कॉन्ट्रैक्ट्स, बट विच आर नॉट इन्फोर्सिएबल वो कौन से हो सकते हैं, वो वॉइड अग्रीमेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि कोई अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए हो, कोई इलीगल ऑब्जेक्ट के लिए हो, या फिर कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस हो, तो वो अपने आप में क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स, जिनको आप इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में नहीं जा सकते।
तो जब एक अग्रीमेंट सारी की सारी कंडीशंस को फुलफिल करता है जो कि हमारे सेक्शन 10 के अंदर दी गई है, तो वो क्या बन जाता है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब क्या समझना है कि अग्रीमेंट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहला, अग्रीमेंट जिनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते बाय लॉ, जिनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते बाय लॉ, जो कि सेटिस्फाई नहीं करते सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 के, वो होते हैं अग्रीमेंट्स नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। सेक्शन 2G क्या कहता है, सच अग्रीमेंट्स आर वॉइड। वॉइड मतलब इनकी लीगल वैलिडिटी नहीं है, लीगल वैलिडिटी इज नॉट देयर। ओके, इंस्टेंस के लिए एक अग्रीमेंट जिसमें आप माइनर के साथ घुस रहे हो, एक अग्रीमेंट अगर आप एक माइनर के साथ कर रहे हो वो वॉइड है, इसको आप एनफोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। सेक्शन 24 से 30 इस एक्ट के सारे अग्रीमेंट्स की बात करते हैं जो कि अग्रीमेंट्स हैं वॉइड। इनको हम ब्रीफली आज डिस्कस करेंगे, बट डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। सेक्शन 24 क्या कहता है, सेक्शन 24 वो अग्रीमेंट्स हैं जहां पे उनका जो कंसिडरेशन है या फिर ऑब्जेक्ट्स है वो अनलॉफुल है। एग्जांपल ले लो, सुपारी देना, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट ही इलीगल है, तो आप इसको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। सेक्शन 25 कहता है अग्रीमेंट जिसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है वो भी अपने आप में वॉइड माना जाएगा अनटिल अनलेस वो एक राइटिंग में अग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड है, या फिर एक प्रॉमिस है कि आप कॉम्पनसेट करना चाहते हो किसी बंदे को किसी चीज के लिए, तो वो अपने आप में एक वैलिड अग्रीमेंट होगा। अब क्या समझना है, सेक्शन 25 को हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट सबसे पहले ये समझ लो कि जिस चीज का प्राइस नहीं दे रहे हो उसका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। बेसिकली अगर मैं एक्स से, एक्स ऑफर करता है वाई को टू बाय हिज कार, वाई अपनी कार दे देता है फॉर फ्री, तो क्या माना जाएगा, ये माना जाएगा कि ये अपनी कार फ्री में क्यों दे रहा है, ऐसा क्या रीजन है, कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा, कोई तो गड़बड़ है, कोई तो लोचा होगा, तो या तो ये किसी दबाव में है, या तो ये फ्रॉड हो रहा है, या तो ये किसी मिस्टेक के अंदर है। तो कंसिडरेशन जब नहीं है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अग्रीमेंट अगर आप करते हो कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज हो, बेसिकली अगर आप बोलते हो मैं अग्रीमेंट करता हूँ कि ये बंदा शादी नहीं करेगा, तो वो अग्रीमेंट भी वॉइड माना जाएगा। अगर अग्रीमेंट करते हो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के लिए, अगर आप कहते हो कि ये बंदा कोई भी ट्रेड नहीं करेगा, तो वो अग्रीमेंट भी वॉइड है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स ये कहते हैं कि हमारे पास फ्रीडम है कि हम अपनी मर्जी का ट्रेड प्रोफेशन चूज कर पाए। अग्रीमेंट अगर आप कर रहे हो कि इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, अब हमारे पास रिट्स दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि अगर कोई तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच करता है तो तुम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हो। बट अगर आप ऐसा अग्रीमेंट करते हो कि कुछ भी हो जाए तो केस फाइल नहीं करेगा, तो वो अग्रीमेंट क्या है, वो अग्रीमेंट भी वॉइड माना जाएगा। अगर आप अनसर्टेन चीजों को लेके अग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड अग्रीमेंट होगा। आज बारिश होगी या नहीं होगी, अगर इस चीज का अग्रीमेंट करते हो तो वो भी वॉइड है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। अगर आप अग्रीमेंट करते हो बाय वे ऑफ वेजर, तो वो भी अपने आप में वॉइड माना जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ 24 से 30 तक कुछ अग्रीमेंट्स हैं जो कि नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ है। तो हमने जब अग्रीमेंट पढ़ा है, अग्रीमेंट एक मोटा टॉपिक हो गया, अग्रीमेंट के अंदर हमने पढ़ा नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, और अब हम पढ़ेंगे विच आर इनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो अग्रीमेंट जिसको आप लॉ के द्वारा इन्फोर्स कर सकते हो वो कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं, वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो समझने की बात ये है कि 24 से लेकर 30 तक वो वाले सेक्शंस हमने पढ़े जहां पे वो वॉइड अग्रीमेंट्स हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। बट फॉर नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन अग्रीमेंट्स जिनको आप इन्फोर्स नहीं करा सकते। अब क्या समझना है कि जो अग्रीमेंट्स जिनको आप इन्फोर्स कराने के लिए लॉ तक जा सकते हो, लॉ का दरवाजा खटखटा सकते हो, कोर्ट तक जा सकते हो, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, वो सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो कि सेक्शन 10 के अंदर हैं, अगर वो सब कुछ को फुलफिल करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट सेटिस्फाई नहीं है तो वो एक वैलिड अग्रीमेंट नहीं होगा, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो आपको क्या समझना है, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो आपको सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को अबाइड करना है, सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को यस करना है, उनको फॉलो करना है जो कि स्टैच्यू के अंदर दी गई हैं, और तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एक स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगर एक कॉन्ट्रैक्ट इनकॉर्पोरेट करता है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को इन विच दे आर स्टैट्यूटरी, देन उन कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको अबाइड करना जरूरी है, ठीक है।
अब क्या समझना है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा क्या जरूरी है कि सबसे पहले ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। यहाँ पे कंसिडरेशन होना जरूरी है। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। आपकी जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और उनका इंटेंशन होना जरूरी है कि वो एक लीगल रिलेशनशिप को बना रही है। तो ये सारे के सारे इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि हमारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के आसपास रिवॉल्व करते हैं। सबसे पहला ऑफर करना, एक्सेप्टेंस करना। ये ऑफर और एक्सेप्टेंस को फ्री कंसेंट के साथ करना और इसका प्राइस जरूर पे करना, कंसिडरेशन जरूर होना। लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए होना, पार्टीज जो है वो केपेबल होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए और उनकी इंटेंशन होनी चाहिए कि वो एक लीगल रिलेशनशिप को फॉर्म करना चाहती हैं। तभी वो बनेंगी क्या, तभी वो बनेगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 2H के अंदर दिया गया है, जिसको इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट का दरवाजा भी खटखट आ सकते हो। अब क्या समझना है, ऑफर और एक्सेप्टेंस का मतलब सेक्शन 2A और सेक्शन 2B हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का होना जरूरी है। एक बंदा करेगा ऑफर और दूसरा बंदा करेगा एक्सेप्टेंस। जब तक पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती है तब तक वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, जो बाइंडिंग है वो नहीं हो सकती। देयरफॉर क्या जरूरी है कि एक पार्टी ऑफर करे और दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट करे। जब ऑफर होता है, एक्सेप्टेंस होता है, तो वो बन जाता है एक प्रॉमिस, और प्रॉमिस के साथ जब आप कंसिडरेशन को घोल देते हो तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक अग्रीमेंट। तो बहुत जरूरी है कि ये दोनों एलिमेंट्स होना। ऑफर फर्स्ट स्टेप है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सबसे पहला स्टेप क्या है कि ऑफर होगा, फिर उसका एक्सेप्टेंस होगा, फिर कंसिडरेशन जुड़ेगी और फिर बनेगा हमारा अग्रीमेंट। अग्रीमेंट अगर इन्फोर्सिबल बाय लॉ है तो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो समझने की बात क्या है कि सबसे पहला स्टेपिंग स्टोन क्या है, ऑफर। जब तक ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं फॉर्म हो सकता, किसी भी पार्टी की कोई ऑब्लिगेशन नहीं हो सकती। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जैसे ही इन्होंने हाथ शेक किया, यहाँ पे क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपका। अब जो पार्टी ऑफर करती है वो क्या कहलाती है, ऑफरर कहलाती है, और जो पार्टी एक्सेप्ट करती है वो ऑफरी कहलाती है, ठीक है। प्रपोजर भी होता है, प्रपोजी भी होता है। अब समझना है कंसेंसस एड इडम, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक लैटिन टर्म है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। जब दो लोग सेम बात को सेम तरीके से समझते हैं तो हम बोलते हैं कंसेंसस एड इडम। क्या मतलब हुआ, मीटिंग ऑफ माइंड्स। जब आपके मेरे दिमाग के तार मिल गए, जब हम दोनों सेम चीज को सेम तरीके से समझ रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, कंसेंसस एड इडम कर रहे हैं। तो जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, एक बंदे ने ऑफर किया, दूसरे ने एक्सेप्टेंस किया, उनका म्यूचुअल कंसेंट हो रहा है, तो बेसिकली वो अग्री कर रही हैं अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। तो वो क्या कर रही हैं, कंसेंसस एड इडम कर रही हैं, उनका मीटिंग ऑफ माइंड्स हो रहा है। क्या जरूरी है, अब आप समझो, जैसे कि इन दोनों लोगों के यहाँ पे, इस बंदे के और इस बंदे के दिमाग के तार मिलके यहाँ पे लाइट बल्ब जला रहा है, मतलब इनके जो दिमाग के तार हैं वो मिल गए, यहाँ पे भी इनके दिमाग के तार मिल गए। बेसिकली दे आर अग्रीइंग ऑन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो बहुत जरूरी क्या है, कंसेंसस एड इडम। इस टर्मिनोलॉजी को, इस टर्म को अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो, मीटिंग ऑफ माइंड्स, और इसको अच्छे से दिमाग में बिठा के इसको अपने आंसर में, इसको अपनी लैंग्वेज में इनकॉर्पोरेट कर लो। अगर आप ये वर्ड लिख के आओगे तो आपके मार्क्स जरूर अच्छे आएंगे, स्कोरिंग हो जाएगा आपका। अब क्या जरूरी है कि आपका इंटेंशन होना जरूरी है कि आप एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो। अगर एक मदर अपने रोते हुए बच्चे को कहती है कि मैं तुझे BMW गाड़ी ले दूंगी या फिर तुझे रॉयल इनफील्ड ले दूंगी, तुझे ऑडी की गाड़ी ले दूंगी, तो क्या वो एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाह रही है? क्या उसकी इंटेंशन है कि मैं लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ? नहीं, उसकी कोई इंटेंशन नहीं है, बस वो अपने एक बच्चे को चुप करा रही है। अगर अपना हस्बैंड अपनी रूठी हुई वाइफ को मनाने के लिए बोलता है मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ के ले आऊंगा, क्या वो पॉसिबल है? नहीं। क्या वो इंटेंशन है कि वो एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है? नहीं। तो क्या जरूरी है कि जब दो पार्टीज हैं
जो ऑफर कर रही है और जो एक्सेप्टेंस कर रही है, इनका इंटेंशन होना चाहिए कि ये क्या बनाना चाह रहे हैं, ये एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं। जब तक आप ये नहीं बोल पाओगे कि ये दोनों पार्टीज का इंटेंशन था कि एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाह रहे हैं, तब तक एक कॉन्ट्रैक्ट अराइज नहीं करेगा। तो बेसिकली इट अराइजेस ओनली जब पार्टीज को पता है कि एनी वन ऑफ देम फेल्स टू फुलफिल हिज पार्ट, देन ही वुड बी लायबल टू फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कोर्ट जाना पड़ेगा, इन्फोर्सिएबल बाय लॉ है, इसीलिए आपको कोर्ट लेके जा सकते हैं। बट अगर आपका लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन ही नहीं था तो कोर्ट की तो बात ही नहीं बनती। ठीक है, तो अगर आपकी इंटेंशन नहीं है कि आप एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं अराइज होगा। तो बेसिकली ये अग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स होते हैं, डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, इनको हम कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मानते हैं, इसीलिए इनको ये नहीं बोलते कि एक लीगल रिलेशनशिप को बनाना चाहते हो। जैसे कि ए ने अपने बी को, जो कि उसका फ्रेंड है, इनवाइट करा डिनर पे इनवाइट करा, बी ने यस बोल दिया बट लेटर बी डिड नॉट कम। तो क्या आप बोलोगे कि ये इसको सूट कर सकता है, कोर्ट लेके जा सकता है? नो, दिस वाज अ सोशल एग्रीमेंट। अगर ए एंड बी डिसाइड टू गो ऑन फॉर अ वॉक, या फिर लंच पे, या फिर मूवी पे, या फिर अम्यूजमेंट पार्क, और वो नहीं गया, तो क्या आप यहाँ पे उसको सू कर सकते हो? आप उसको सू नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट था। यहाँ पे उसकी इंटेंशन नहीं थी कि वो एक लीगल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं। तो क्या जरूरी है, जब आपको लीगल रिलेशनशिप बनाना है तो आपकी इंटेंशन होना जरूरी है, तभी आप एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो, नहीं तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब क्या जरूरी है समझना कि पार्टीज को कॉम्पिटेंट भी होना चाहिए। पार्टीज जब तक कॉम्पिटेंट नहीं है, हम ये नहीं मानेंगे कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो पार्टीज की कॉम्पिटेंसी का क्या मतलब है? सेक्शन 11 बोलता है, सेक्शन 11 ये बोलता है कि पार्टीज जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर रही हैं, जो कि हमारी ए है और बी है, इनको मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और इनको किसी भी लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट ना कर सके। तो क्या जरूरी है, इनकैपेसिटी सेक्शन 11 के हिसाब से क्या है? सेक्शन 11 के हिसाब से माइनॉरिटी नहीं होनी चाहिए, अनसाउंड नहीं होना चाहिए, बेसिकली वो इडियट नहीं होना चाहिए, ल्यूनेटिक नहीं होना चाहिए, ड्रंक नहीं होना चाहिए। आप ये नहीं कहो कि वो इनकेपेबल है टू नो द नेचर ऑफ द एक्ट। उसके बाद वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए बाय लॉ, जैसे कि कॉर्पोरेशंस, कन्विक्ट्स, एलियन एनिमीज, ये होते हैं डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ कि आप इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। इनमें से कोई चीज नहीं होनी चाहिए जब हम बात कर रहे हैं कि पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। तो अब आपको याद होगा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस हम लोगों ने अभी पीछे भी डिस्कस किया था। इस केस में क्या हुआ, जो धर्मोदास घोष है वो एक माइनर थे और उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया इन फेवर ऑफ ब्रह्मोदत्त, जो कि डिफेंडेंट थे, जो एक मनी लेंडर भी थे, क्योंकि वो उनसे एक लोन सिक्योर करना चाहते थे। जब ये मनी ट्रांजैक्शन हो रही थी तो ब्रह्मोदत्त को ये पता था कि जो प्लेंटिफ है वो एक माइनर है। तो हुआ क्या, कोर्ट ने क्या बोला कि डिफेंडेंट के कंटेंशंस को रिजेक्ट कर दिया और माइनर का अग्रीमेंट वाज हेल्ड वॉइड एंड इट वाज हेल्ड दैट माइनर कुड नॉट बी आस्क्ड टू रीपे द लोन टेकन बाय हिम। क्या बोला गया, फैक्ट्स किस टाइप के थे कि जो रिस्पोंडेंट हैं वो थे धर्मोदास घोष, जो कि माइनर थे जब उन्होंने लोन रिसीव किया ब्रह्मोदत्त से, जो कि लेंडर थे कैलकाटा में। उन्होंने उसको ये बोला कि भाई साहब मैं एक एडल्ट हूँ और मैं आपके साथ एक रिटन मॉर्गेज डीड करना चाहता हूँ टू गेट अ लोन। बट जब ये मॉर्गेज को कंसिडर किया जा रहा था उस टाइम पे केदारनाथ, जो कि ब्रह्मोदत्त के एजेंट थे, उनको कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि ये बच्चा तो माइनर है और यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं कर सकता डीड को। बट स्टिल उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस मॉर्गेज डीड को एग्जीक्यूट किया फ्रॉम धर्मोदास घोष। माइनर ने बाद में केस फाइल किया अगेंस्ट ब्रह्मोदत्त बाय हिज मदर एंड गार्डियन, जहां उन्होंने अपील किया कोर्ट को कि इस मॉर्गेज डीड को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि मैं माइनर था जब मैंने इस मॉर्गेज डीड को एग्जीक्यूट किया था। जो जस्टिस थे उन्होंने क्या बोला, जो जज थे ट्रायल कोर्ट के, उन्होंने इस अपील को रिस्पोंडेंट की एक्सेप्ट कर दिया और मॉर्गेज डीड को कैंसिल कर दिया। बाद में जाके जब इस ऑर्डर को अपील किया गया तो इसको क्वॉश कर दिया गया बाय हाई कोर्ट। उन्होंने क्या बोला, एपेलेंट ने अपील किया प्रिवी काउंसिल को। ब्रह्मोदत्त इस टाइम तक जब अपील हो रही थी उनकी डेथ हो गई थी और उनको रिप्लेस कर दिया गया था मोहरी बीबी के द्वारा।
रूल क्या प्रोपाउंड किया गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक माइनर करता है वो अपने आप में नल एंड वॉइड नहीं होगा फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। सेक्शन 64 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या कहता है? against the minor does not apply as these sections require that the parties to contract should be able to make the contracts. प्रिंसिपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन को आप अप्लाई नहीं कर सकते हो बिकॉज बोथ द पार्टीज वर अवेयर दैट द कॉन्ट्रैक्ट वाज बीइंग डन बाय अ माइनर। उन्होंने क्या बोला कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, जब इस मॉर्गेज डीड को एग्जीक्यूट किया जा रहा था, तो डिफेंडेंट की नॉलेज में था कि ये जो बंदा है ये एक माइनर है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर माइनर को आप कंपेल कर सकते हो कि वो बेनिफिट्स जो भी उसने अवेल करे हैं उसको वो रिटर्न करे, बट इस कोर्ट में, इस केस में कोर्ट ने इसको अप्रोप्रिएट नहीं माना क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि धर्मोदास घोष को ये बात पता थी कि वो एक माइनर है, और जब मोहरी बीबी के ब्रह्मोदत्त जो थे, जो कि मेन डिफेंडेंट थे, जब वो लोन दे रहे थे तो उनको भी ये बात पता था कि ये बंदा माइनर है, इसीलिए इसमें क्या बोला गया कि ये वापस नहीं करेगा जो भी बेनिफिट्स इन्होंने अवेल करे हैं। अब क्या समझना जरूरी है कि जो कंसेंट के साथ, जिस रजामंदी के साथ आप एक ऑफर में, आप एक ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो जो आपकी कंसेंट है, वो जो आपकी विलिंगनेस है, जो रजामंदी है, वो फ्री होनी जरूरी है। सेक्शन 13 क्या कहता है? सेक्शन 13 ये कहता है कि जब दो लोग या दो से ज्यादा लोग कंसेंट करते हैं किसी कॉमन थिंग को, जब वो एक चीज को अग्री करते हैं अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस, तो क्या मानना जरूरी है कि उनका जो कंसेंट है वो फ्री होना बहुत जरूरी है। तो कंसेंट अपने आप में एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, आप अपनी फ्री विल से, फ्री कंसेंट से, रजामंदी से उस कॉन्ट्रैक्ट को करोगे, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो क्या जरूरी है कि कंसेंट कब फ्री माना जाएगा? जब वो कोर्जन के द्वारा नहीं है, किसी फोर्स के द्वारा नहीं है, जब आपके ऊपर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं एक्सरसाइज किया जा रहा, जब कोई फ्रॉड नहीं हो रहा आपके साथ, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही, या आप किसी भी भूल चूक के अंदर नहीं हो, मिस्टेक के अंदर नहीं हो। तो इन 5 एलिमेंट्स को ध्यान रखना जरूरी है जब हम बात करते हैं फ्री कंसेंट की। इसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ ब्रीफली आप ये समझ लो कि जब ए ने बी को ऑफर करा, वांट टू बाय योर कार, फॉर 2 लाख रुपीज बी को ऑफर करा और बी ने यहाँ पे यस कर दिया, तो जो ये यस है ये फ्री कंसेंट से होना चाहिए, किसी फोर्स के कारण नहीं होना चाहिए, किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस, या तो कि वो कोई मेरा सर है, मेरी मैम है, मैं उनके दबाव में आके कर रहा हूँ, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो क्या जरूरी है कि ये जो कंसेंट है ये फ्री कंसेंट होना चाहिए। तो कंसेंट जिसको आप किसी ऐसे फैक्टर के द्वारा कर रहे हो, तो आपका जो अग्रीमेंट है वो वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी जो जिसका आपने कंसेंट, फ्री कंसेंट नहीं हुआ। वॉइडेबल का क्या मतलब है? वॉइडेबल का मतलब है कि आप इसको अवॉइड भी कर सकते हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हो। और कौन अवॉइड कर सकता है? जो अग्रीव पार्टी है, जिसका कंसेंट फ्री नहीं था। अगर आपका कंसेंट मिस्टेक के द्वारा हो रहा है तो वो अग्रीमेंट अपने आप में वॉइड माना जाएगा, बट अगर मिस्टेक के अलावा कोई भी और पॉइंट है तो आपका जो अग्रीमेंट है वो वॉइडेबल माना जाएगा। अगर आपका कंसेंट इफेक्टेड है बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ विच कोर्जन इज द मोस्ट नोटिसेबल वन, तो क्या माना जाएगा? कोर्जन को कहाँ डिफाइन किया है, सबसे पहले ये भी समझना जरूरी है। कोर्जन को सेक्शन 15 में दिखाया गया है, जहां पे आप किसी को कमिट करने का थ्रेटन करते हो, उसको धमकी देते हो कि आप कोई ऐसा एक्ट करोगे जिसको आईपीसी के द्वारा फॉरबिडन माना गया है, मतलब वो आईपीसी के द्वारा एक ऑफेंस माना गया है, या फिर आप उसको अनलॉफुली डिटेन कर लोगे, अनलॉफुली उसका कब्जा कर लोगे, उसको किसी जगह में बंद कर दोगे, उसको थ्रेटन करते हो, धमकी देते हो कि मैं तुझे बंद कर दूंगा या फिर तेरी प्रॉपर्टी को कर दूंगा, या फिर आप उसको प्रेजुडिस कॉज करोगे, उसको हार्म कॉज करोगे, तो आप क्या कर रहे हो? आप इस बंदे के ऊपर फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, कोर्शन का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि सेक्शन 15 के हम लोग अंदर पढ़ेंगे। कोर्जन का क्या मतलब है कि आप कोई भी ऐसा तरीका इस्तेमाल कर रहे हो जहां पे आप या तो उसको धमकी दे रहे हो या उसके साथ कमिट कर रहे हो, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आईपीसी के अंडर फॉरबिडन है। अब आपको क्या पढ़ना है? रंगनयक्कम्मा वर्सेस अलवरा सेट्टी का केस। इस केस में क्या हुआ? यहाँ पे इशू इन्वॉल्व था कि एक विडो जो थी
उनको अलाउ नहीं करा जा रहा था कि वो प्रोसीड कर पाए और क्रिमेट कर पाए अपने हस्बैंड की डेड बॉडी जब तक वो एक बच्चे को, एक लड़के को अडॉप्ट नहीं करती। तो कोर्ट ने क्या बोला कि ये अडॉप्शन इनवैलिड होगा क्योंकि जो उनका कंसेंट था वो कोर्जन के द्वारा ऑब्टेन किया गया था। अब आपको क्या समझना है, जब आप किसी को धमकी देते हो कि सुसाइड कर लूंगा तो वो क्या होगा। तो अगर आप सुसाइड करने की धमकी देते हो तो वो क्या है, जो एक्ट है सुसाइड का वो अपने आप में आईपीसी के अंदर प्रोहिबिटेड है। हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं, ठीक है, या फिर आप लोग कॉलेज में भी पढ़ के आए हो। तो बेसिकली अगर आप किसी को धमकी देते हो कि अगर ये काम नहीं किया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो आप क्या कर रहे हो, उसके दिमाग में मेंटल टेंशन क्रिएट कर रहे हो, नर्वस कर रहे हो, एंजाइटी क्रिएट कर रहे हो, और उससे, उस दबाव के अंदर से, उस कोर्जन के अंदर से आप क्या कर रहे हो, उस कोर्जन के अंदर से आप उससे किसी चीज के लिए हाँ करवा रहे हो, रजामंदी करा रहे हो, तो वो भी एक फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। मद्रास हाईकोर्ट ने क्या बोला, अमीराजू ने थ्रेटन किया टू कमिट सुसाइड टू हिज वाइफ एंड सन अगर उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज रिलीज नहीं करी उसके ब्रदर के फेवर में। यहाँ पे जो वाइफ एंड सन ने एग्जीक्यूट कर दी ये डीड, बट लेटर टुक द प्ली दैट ये जो उनका कंसेंट था ये कोर्जन के द्वारा दिया गया था। तो क्या बोला, जजेस ने बोला कि अपने आप में थ्रेट टू कमिट सुसाइड जो कि एक ऑफेंस है आईपीसी के अंदर, उसको क्या माना जाएगा, माना जाएगा कि वो आपने सामने वाले के दिमाग को इन्फ्लुएंस किया, फोर्स किया, कोर्जन किया, और यहाँ पे फ्री कंसेंट वाज मिसिंग, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या होगा, फ्री कंसेंट वाज मिसिंग, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल होगा। मतलब इसको अवॉइड भी किया जा सकता है बाय द अग्रीव्ड पार्टी जिनका कंसेंट फ्री नहीं था। अब आपको क्या देखना है कि कोर्जन का इफेक्ट क्या होता है एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, जहां पे भी आपका फ्री कंसेंट नहीं है, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती हो रही है, डराया धमकाया जा रहा है, आपके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल हो रहा है, और सामने वाला बंदा क्या करता है, कोई भी बेनिफिट को रिसीव करता है, तो उसको इसको रिस्टोर बैक करना जरूरी है। अगर अग्रीव्ड पार्टी कोई भी लॉस सफर करता है तो वो क्या कर सकता है, वो इसको रिकवर कर सकता है दूसरी पार्टी से जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। सेक्शन 16 क्या बात करता है, अब आपने जब कोर्जन को समझ लिया सेक्शन 15 के अंदर, तो अब सेक्शन 16 क्या कहता है, सेक्शन 16 कहता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। जब आपका ऐसा रिलेशनशिप है कि आप एक डोमिनेंट पोजीशन पे हो, आप दूसरे बंदे के ऊपर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर सकते हो, आपका रिलेशनशिप ऐसा है कि सामने वाला बंदा आपकी बात मानेगा ही, आप अपनी पोजीशन का अनफेयर एडवांटेज उठा सकते हो, जैसे कि मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई का रिलेशनशिप, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप, टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप। अब ये क्या होते हैं, ये ऐसे फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पे क्या माना जाता है, ये माना जाता है कि भाई मुझे ना अपने डॉक्टर पे विश्वास है, जो भी वो बात बोलेगा सही बोलेगा। अब डॉक्टर साहब अगर अपनी पोजीशन का मिसयूज करें और करके मुझे कोई गलत चीज एडवाइस कर दे तो वो क्या होगा, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस माना जाएगा। मास्टर सर्वेंट में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, यहाँ पे ये फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स होते हैं जहाँ पे आपका दूसरे की विल पावर के ऊपर कंट्रोल होता है, दूसरे की जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसके ऊपर कंट्रोल होता है, और अगर इस चीज का फायदा उठा के आप उसका अनफेयर एडवांटेज उठाते हो, आप उसका जो कंसेंट है वो जबरदस्ती लेते हो, तो वो भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो जैसे कि अनड्यू इन्फ्लुएंस अनकॉन्शियबल बार्गेन्स में बहुत इस्तेमाल होता है। अनकॉन्शियबल बार्गेन्स क्या होते हैं, जब दो पार्टीज हैं वो इक्वल फुटिंग पे नहीं है, तो लॉ क्या कहता है, लॉ अपने आप से रेज करता है एक प्रिजम्पशन कि यहाँ पे कहीं अनड्यू इन्फ्लुएंस तो नहीं हुआ है। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर अपनी विल को डोमिनेट करती है और जो ट्रांजैक्शंस हैं वो ऐसे नजर आते हैं कि ये तो गलत ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, तो क्या माना जाएगा कि एक अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है। जैसे कि ए ने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी अपने ये, इसकी वैल्यू थी 2 करोड़ रुपए, इसको सेल कर दिया टू बी फॉर 20 लाख रुपीस। तो क्या माना गया कि यहाँ पे बी ने कुछ अनड्यू इन्फ्लुएंस तो किया है, कोई तो डोमिनेंट अपनी पोजीशन का फायदा उठाया है, किसी प्रकार से उसने डोमिनेट किया है, ए को कंट्रोल किया है उसकी विल पावर को, कि ये जो अनकॉन्शियबल बार्गेन है, 2 करोड़ रुपए की चीज को कोई 20 लाख रुपए में क्यों बेचेगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे प्रिजम्पशन होती है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, इस बंदे ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन को, अपनी फिड्यूशरी रिलेशनशिप को एक्सरसाइज किया होगा और इस बंदे का फायदा उठाया होगा।
तो ऐसे केसेस में जो डोमिनेंट पार्टी है उसको रिबाट करना होता है कि कोई भी प्रिजम्पशन नहीं थी अनड्यू इन्फ्लुएंस की। अगर उसको कोई भी गेन हुआ है एट द कॉस्ट ऑफ द अदर, ही इज रिक्वायर्ड टू प्रूव कि ऐसी एडवांटेज उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस से नहीं ली है और ये एक जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। तो दियाला राम वर्सेस सरगा का केस पढ़ते हैं। इस केस में क्या हुआ, जो डिफेंडेंट हैं वो ऑलरेडी इंडेक्टेड थे टू द प्लेंटिफ हु वाज अ विलेज मनी लेंडर। उन्होंने दोबारा से एक फ्रेश लोन लिया फ्रॉम द प्लेंटिफ एंड देन एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड, जहां पे उन्होंने अग्री किया कि मैं तुम्हें कुछ इंटरेस्ट भी दूंगा। कोर्ट ने क्या बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये अनकॉन्शिएबल था एंड देयरफॉर बर्डन ऑफ प्रूफ चला गया प्लेंटिफ के ऊपर कि वो दिखाएं और प्रूव करें कि उन्होंने इस बंदे के ऊपर कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं एक्सरसाइज किया। अब क्या समझना है, एक और कॉन्सेप्ट पर्दा नशीन वुमन का। पर्दा नशीन वुमन कौन होती हैं, जो कि कंप्लीट सेक्लूजन को ऑब्जर्व करती हैं, जो कि लोगों के कांटेक्ट में नहीं आती हैं अदर देन हर फैमिली मेंबर्स। तो लॉ ने ऐसी औरतों को स्पेशल प्रोटेक्शन दी है क्योंकि वो ये मानते हैं कि उनको वर्ल्डली नॉलेज नहीं होती है, उनको दीन दुनिया की खबर नहीं होती है और वो थोड़ी सी इग्नोरेंट होती है। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो एक पर्दा नशीन वुमन के साथ, तो क्या प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसके अंदर उनके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस होने का चांस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनको दीन दुनिया की खबर नहीं होती, उनको वर्ल्डली नॉलेज नहीं होती। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग कि कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं किया गया, ये दूसरी पार्टी के ऊपर होगा। दूसरी पार्टी को क्या समझाना पड़ेगा, उनको प्रूव करना पड़ेगा कि उन्होंने सारे टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फुली एक्सप्लेन किया था, अच्छे से समझाया था इस पर्दा नशीन वुमन को। उस पर्दा नशीन वुमन ने अच्छे से समझा था कि इसकी रेपरकशंस क्या होंगे, नेचर एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उन्होंने फ्रीली इंडिपेंडेंट एडवाइस जो कि उनको अवेलेबल थी दूसरे सोर्सेज से, उन्होंने वो भी ली थी और उन्होंने इसके बाद अपनी फ्री रजामंदी दी थी, फ्रीली कंसेंट किया था इस कॉन्ट्रैक्ट को और कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस इनके ऊपर नहीं हुआ था। तो ये जो प्रोटेक्शन है ये किसको अवेलेबल है, उस वुमन को जो कि कंप्लीट पर्दा ऑब्जर्व करती है। कुछ डिग्री ऑफ पर्दा मतलब थोड़ा सा पर्दा करना या सिक्लूजन अपने आप में इंटाइटल नहीं करेगा कि उनको स्पेशल प्रोटेक्शन मिले, ये सिर्फ प्रोटेक्शन पर्दा नशीन वुमन को ही दिया गया है। अब क्या समझना है, सेक्शन 17 और 18 ये समझते हैं। तो जब आपने कोर्जन पढ़ लिया, आपने पढ़ लिया अनड्यू इन्फ्लुएंस, अब समझना है फ्रॉड क्या होता है। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को डिसीव करना चाहती है, उसको धोखा देना चाहती है और उसको इंड्यूस करती है कि भाई आजा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर, बट इस डिसेप्शन के द्वारा वो अनफेयर एडवांटेज लेती है, रॉन्गफुल गेन करती है खुद को और रॉन्गफुल लॉस करती है दूसरे बंदे को, तो इसको फ्रॉड कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप डिसीव कर रहे हो, डिसेप्शन प्रैक्टिस हो रही है, सामने वाले को आप क्या दे रहे हो, आप दे रहे हो धोखा। तो सेक्शन 17 के अंदर फ्रॉड को समझाया गया है, जिसको हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सेक्शन 18 के अंदर मिसरिप्रेजेंटेशन की बात होती है। तो बेसिकली मिसरिप्रेजेंटेशन क्या है, जहां पे आप सामने वाले को मिसरिप्रेजेंट कर रहे हो, कोई और चीज रिप्रेजेंट कर रहे हो, या तो आप ए हो और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप बी हो, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो और इसीलिए उसने आपको लोन ले दिया, बट आप एक आईएएस ऑफिसर नहीं हो। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो मिसरिप्रेजेंटेशन। अब क्या समझना है कि पार्टनर्स का एक पार्टनरशिप फर्म में कंसेंट का क्या होता है। तो जब एक पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म किया जाता है तो कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज होती हैं जिनकी जरूरत होती है, जैसे कि क्या रिटर्न एग्रीमेंट होगा या नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन होगी या नहीं होगी। तो जो सारी पार्टीज हैं जो कि पार्टनर्स कहलाते हैं इस पार्टनरशिप फर्म की, माना ये जाता है कि वो कंसेंट कर रही है। तो जब आप कंसेंट करते हो, कंसेंट अगर एक पार्टनर करता है तो क्या माना जाता है कि यहाँ पे एक्सप्रेस कंसेंट है और वो एक रिटन पार्टनरशिप अग्रीमेंट में या फिर एक ओरल पार्टनरशिप अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं, जो कि वो राइटिंग में कर रहे हैं या फिर इम्प्लाइड तरीके से कर रहे हैं, जो कि उनके कंडक्ट के द्वारा आप देख सकते हो। तो पार्टीज जो कि स्पेसिफिकली अग्री कर रही हैं टू अ पार्टनरशिप, उनको प्रूव नहीं करना होता, बट आप जिस भी तरीके से, अगर तो वो रिटन एग्रीमेंट है तो रिटन में या फिर उनके कंडक्ट के द्वारा आप ये चीज समझ सकते हो कि उन्होंने फ्री कंसेंट किया है और उन्होंने अग्री किया है कि वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस को रन करेंगे और प्रॉफिट्स को बांटेंगे। बट इवन इफ द पार्टीज अग्री दैट देयर बिजनेस विल नॉट बी लेबल्ड एज अ पार्टनरशिप, बिजनेस मे बी फाउंड टू बी वन इफ इट मीट्स द कंडीशंस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। अब क्या समझना है, एक होता है एंटी न्यूप्टियल अग्रीमेंट। एंटी न्यूप्टियल अग्रीमेंट या फिर प्री न्यूप्टियल अग्रीमेंट कौन सा अग्रीमेंट होता है, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब दो लोग शादी करने से पहले, सिविल यूनियन से पहले क्या करते हैं, एक अग्रीमेंट करते हैं।
तो बेसिकली वो दो लोग जो कि इंटेंशन है उनकी कि वो एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, अगर वो एक अग्रीमेंट के अंदर घुसते हैं जहां पे वो बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगी, स्पाउसल सपोर्ट क्या होगा, अगर डाइवोर्स हो जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज क्या होगी, तो ये प्रीनप्टियल अग्रीमेंट माना जाता है। अभी भी ये इंडिया के अंदर एक वैलिड अग्रीमेंट नहीं है, बट बहुत सारे कंट्रीज के अंदर ये अग्रीमेंट अब फॉलो किया जाता है। इसके अंदर टर्म्स कुछ इस तरीके की हो सकती हैं कि उनके जो असेट्स हैं उनके बारे में बात हो सकती है, जब वो डाइवोर्स करेंगी तो असेट्स का क्या होगा उसके बारे में बात हो सकती है, अगर कोई भी ग्राउंड है अडल्ट्री का तो वो क्या करेंगे उसके बारे में बात हो सकती है। इंडिया में ये प्रीन्यूप्टियल अग्रीमेंट्स को नीदर आप लीगल मानते हो या फिर वैलिड भी नहीं मानते हो, बट मैरिज लॉज के अंदर क्योंकि क्या कंसिडर किया जाता है कि मैरिज अपने आप में एक सैक्रामेंट है, माना जाता है कि मैरिज अपने आप में दो लोगों का यूनियन है और एक बहुत ही पवित्र बंधन है, इसीलिए मैरिज लॉज के हिसाब से प्रीन्यूप्टियल अग्रीमेंट्स को वैलिड या फिर लीगल नहीं माना जाता। बट गोवा के अंदर ये लीगली इन्फोर्सेबल है क्योंकि वहां पे क्या लगता है पोर्चुगीज सिविल कोड 1867 लगता है, तो गोवा के अंदर ये जो प्रीन्यूप्टियल अग्रीमेंट्स हैं ये अपने आप में एक लीगली इन्फोर्सेबल चीज मानी जाती है। अब क्या समझना है कि मैरिज इंडिया के अंदर एक रिलीजियस बॉन्ड माना जाता है, जहां पे क्या मानते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ का अग्रीमेंट होता है, उनका जो मिलन होता है, तो यहाँ पे प्रीनप्टियल अग्रीमेंट्स की कोई भी जगह नहीं माना जाती और इनको सोशली एक्सेप्टेड भी नहीं है। हाउएवर जब हम बात करते हैं इन अग्रीमेंट्स के बारे में, तो ये अग्रीमेंट्स पे भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल होती है और इनकी सैंटिटी वैसे ही होती है जैसे किसी और ओरल या फिर रिटन अग्रीमेंट की होती है। अब क्या समझना है कि अगर कोई भी केस है जो कि बात कर रहा है इन्फोर्समेंट ऑफ प्रीनप्टियल अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट की डाइवोर्स के टाइम पे, तो क्या माना जाता है कि अगर हस्बैंड प्रेजेंट करता है एक रिटन प्रीनप्टियल कॉन्ट्रैक्ट बिफोर हिज वाइफ टू बी फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर फ्यू डेज बिफोर द वेडिंग या फिर समटाइम्स इवन ऑन द डे ऑफ द वेडिंग एंड गिव्स हर एन अल्टीमेटम टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट एल्स ही वोंट मैरी हर, तो क्या माना जाएगा एट द टाइम ऑफ द डाइवोर्स वाइफ का जो लॉयर है वो पोर्ट्रे करेगा कि हस्बैंड का जो अल्टीमेटम था वो अपने आप में एक कोर्जन था, बट टेक्निकली अगर आप देखो तो ये कोर्जन नहीं माना जाएगा क्योंकि हस्बैंड जो है वो लीगली बाउंड नहीं था कि उस लड़की के साथ शादी करे, एंड हस्बैंड ने कोई भी क्या नहीं किया था, कोई भी फोर्सफुली चीज नहीं करी थी कि वो लड़की भी उससे शादी करे, इसलिए इस अल्टीमेटम को आप कंसिडर नहीं कर सकते हो कि ये कोर्जन था, बट ये सिर्फ एक कंडीशन थी प्रेसिडेंट टू द मैरिज। तो क्या समझना जरूरी है, जब हम लोगों ने समझ लिया फ्री कंसेंट, समझ लिया इंटेंशन होना जरूरी है, पार्टीज को कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, ऑफर एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, तो अब समझना ये है कि जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हो, एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हो, तो जरूरी है कि आपका लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन सेक्शन 2D के अंदर डिफाइंड है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जिस चीज के लिए आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो लीगल होना चाहिए। बेसिकली सेक्शन 23 जिसको हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे, वो क्या कहता है कि जो भी आपका कंसिडरेशन है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, वो ऐसा होना चाहिए जो लॉफुल हो, जिसको लॉ के द्वारा फॉरबिडन ना हो या फिर वो किसी भी प्रोविजन के अगेंस्ट ना हो, फ्रॉडुलेंट ना हो, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज ना करे या फिर किसी पर्सन को डैमेज ना करे, या फिर कोर्ट के द्वारा ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो इमोरल एक्ट है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इनमें से कोई भी चीज को फॉलो करता है तो वो अपने आप में एक इलीगल या फिर एक अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट माना जाएगा और उसका आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो और वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आप नहीं कर सकते, ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में फॉरबिडन बाय लॉ है। आप ड्रग्स के अंदर डीलिंग नहीं कर सकते, आप आर्म्स एंड एम्यूनिशन, इलीगल आर्म्स एंड एम्यूनिशन के अंदर डीलिंग नहीं कर सकते। ये सब क्या है, ये सब फॉरबिडन बाय लॉ है, दीज आर अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ लॉ। अगर आपका लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यही कहता है हमारा सेक्शन 23। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो इनकॉर्पोरेट करता है कोई भी अनलॉफुल प्रोविजन को, वो अपने आप में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब क्या करना है कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो सर्टन होना चाहिए और वेग नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसको असर्टन ना कर पाओ। अगर आप उसको असर्टन नहीं कर पाओगे तो वो अनइन्फोर्सिएबल है, उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे कि किसी इम्पॉसिबल चीज को करने का कॉन्ट्रैक्ट कभी इन्फोर्स नहीं करा सकते। अगर एक हस्बैंड अपनी रूठी हुई वाइफ को मनाने के लिए कहता है कि मैं तेरे लिए चांद और तारे तोड़ के ले आऊंगा, वो अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो एक इम्पॉसिबल एक्ट है। अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मैं आपको ऑफर करती हूँ कि आप इन दो पैरेलल लाइंस को मीट करा दो,
तो क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये है एक इम्पॉसिबल एक्ट, और अगर ये इम्पॉसिबल एक्ट है तो ये अपने आप में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो समझना क्या है कि जब हम लोग कहते हैं कि अग्रीमेंट है तो वो अग्रीमेंट वैलिड अग्रीमेंट है, उसके हमने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़ लिए। अब हमें क्या समझना है कि इस अग्रीमेंट को होने के लिए ये अग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। अगर तो ये रिटन है तो ऑब्वियसली वो लिखित फॉर्म में है, आप पढ़ के बता सकते हो कि क्या उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे इसको इन्फोर्स कराना है। बट अगर वो अग्रीमेंट एक ओरल अग्रीमेंट है तो आप उसको कैसे इन्फोर्स कराओगे उसको भी समझ लेते हैं। तो अगर एक ओरल अग्रीमेंट है, अगर उसके अंदर कंडीशंस हैं तो कि वो सारे वैलिड अग्रीमेंट की, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन 10 की एसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा करता है तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। शीला गहलोत वर्सेस सोनू कोचर एंड अदर्स के केस में क्या बोला गया? दिल्ली हाईकोर्ट ने ये बोला, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या बोला कि ओरल अग्रीमेंट्स वैलिड हैं अगर उनको आप इन्फोर्स करा सकते हो और अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि वो रिटर्न में नहीं है। फर्दर जो कॉन्ट्रैक्ट है अगर उसके अंदर एक ऑफर है और उसको एक्सेप्ट किया गया है और सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करा जा रहा है सेक्शन 10 के, तो वो एक वैलिड ओरल अग्रीमेंट माना जाएगा। वैलिडिटी ऑफ ओरल अग्रीमेंट को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज क्योंकि वो रिटर्न में नहीं है। रिटन अग्रीमेंट्स अपने आप में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं बिकॉज ओरल अग्रीमेंट में आप एविडेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो कोर्ट के सामने। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? बर्डन ऑफ प्रूफ उस पार्टी के ऊपर होता है जो कि क्लेम कर रहा है कि ऐसा अग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, आप बात करते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस विकास मजदूर कामदार सहकारी मंडली लिमिटेड के केस के। ये एक बहुत फेमस केस है जहां पे एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ओरल अग्रीमेंट को अगर आप प्लीड कर रहे हो कोर्ट के सामने बट इट इज नॉट प्रूव्ड, द पर्सन विल बी एंटाइटल्ड टू कॉम्पनसेशन अंडर सेक्शन 70 ऑफ द एक्ट, जहां पे प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मेरिट की बात कर रहे हैं। क्वांटम मेरिट की क्या बात होती है? ये प्रिंसिपल होता है, इसका क्या मतलब है? जब कोई भी वर्क किया जा रहा है बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट एंड बेनिफिट ऑफ द वर्क हैज बीन अवेल्ड ऑफ बाय द डिफेंडेंट, तो क्या माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो रहा है आफ्टर द ऑफर इज एक्सेप्टेड। Before the acceptance, neither party is bound by their, and therefore after the offer has been accepted, it becomes a promise, and उसके बाद क्या माना जाएगा कि ये valid contract की conditions को form कर गया और इसमें दोनों parties ने promise कर दिया। तो क्वांटम मेरिट अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है कि बेसिकली जब आप एक काम कर रहे हो विच इज बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्ट, हमने बात करी थी कि आप 100 किलो तक का काम करोगे बट आप 110 किलो का काम कर रहे हो और उस बेनिफिट को अवेल किया जा रहा है तो आपको उसकी भरपाई भी करनी पड़ेगी। आपने जिस चीज का फायदा उठाया है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के इस सेशन में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या क्या किया एक बार हम रिकैप कर लेते हैं सो दैट हम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। हम लोगों ने सेक्शन 10 की बात करी और हमने बात किया कि कौन से अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहले क्या समझना है, अग्रीमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, जो कि इन्फोर्स कराए जा सकते हैं और जो कि नॉट इन्फोर्सिएबल। ये नॉट इन्फोर्सिएबल वाले कौन से हैं? जो कि हमने सेक्शन 24 से लेके 30 के अंदर हमने वो लिस्ट पढ़ी, वो हैं सारे। जिनको आप इन्फोर्स करा सकते हो वो क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब सेक्शन 24 से लेके 30 तक हम लोगों ने सारा पढ़ा और हम लोगों ने इनकी पूरी लिस्ट देखी कि ये कौन से अग्रीमेंट्स हैं। जैसे कि जहां पे आपका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ठीक है, अगर आप बात कर रहे हो रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज की या फिर ट्रेड की या फिर लीगल प्रोसीडिंग्स की, जहां पे आपका कंसिडरेशन नहीं है, ओके, या फिर आप क्या बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड और ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। उसके बाद 30 में वेजर वाले अग्रीमेंट्स की या फिर अनसर्टेनिटी की। ठीक है, उसके बाद सेक्शन 10 में हमने क्या पढ़ा कि एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कि सबसे पहला ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरा ये होना चाहिए कि फ्री कंसेंट होना चाहिए, तीसरा कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टीज, चौथा लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, और पांचवा ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड नहीं होने चाहिए टू बी वॉइड बाय लॉ। एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ नहीं होने चाहिए।
उसके बाद हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा, हमने बहुत सारे केसेस डिस्कस करे जहां पे हमने क्या डिस्कस करा कि आपका कंसेंट बहुत जरूरी है। हमने प्री न्यूप्टियल अग्रीमेंट्स के बारे में बात करी, हमने पर्दानशीन वुमन के बारे में बात करी और बात करी कि इनका कंसेंट माना नहीं जाता। फिर जब हम बात करते हैं फ्री ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की, उसके बाद हम लोगों ने क्या बात करी, फ्री कंसेंट में हमने क्या देखा, फ्री कंसेंट में हमने देखा कि आपका जो कंसेंट है, आपकी जो रजामंदी है वो कोर्जन के द्वारा नहीं होनी चाहिए, अनड्यू इन्फ्लुएंस के द्वारा नहीं होनी चाहिए, या फिर फ्रॉड के द्वारा नहीं होनी चाहिए, मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा नहीं होनी चाहिए और मिस्टेक के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर हमने ये पढ़ा कि अगर इनके द्वारा है तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा, और अगर इसके द्वारा है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। वॉइडेबल का क्या मतलब है, इट कैन बी अवॉइडेड बाय द अग्रीव्ड पार्टी के पास ऑप्शन है कि वो चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकता है। हमने ये सब कुछ पढ़ा एंड इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि आपका जब ऑफर है और एक्सेप्टेंस है तो उसके साथ आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप एक लीगल रिलेशनशिप को फॉर्म करना चाहते हो। अगर आपका लीगल रिलेशनशिप फॉर्म करने का इंटेंशन ही नहीं है तो आपका एक अग्रीमेंट नहीं हो सकता। दो पार्टीज का होना बहुत जरूरी है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो इन सब को आज के सेशन में हमने पढ़ा एंड हमने इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10 अच्छे से हमने पढ़ ली। तो क्या समझना है कि ऑफर, दोबारा से मैं आपको ये बता रही हूँ, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या होता है एक प्रॉमिस। इस प्रॉमिस के अंदर जब आप कंसिडरेशन को मिला देते हो तो ये बनता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट दो प्रकार के होते हैं, जिनको आप इन्फोर्स कर सकते हो या जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। नॉट इन्फोर्सेबल सेक्शन 24 से 30 वाले जो हम लोगों ने आज पढ़े, और जिनको आप इन्फोर्स कर सकते हो वो बन जाते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट। तो स्टूडेंट्स, मैं बार बार आप लोग के साथ ये इक्वेशंस क्यों डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि मेरा एम यही है कि आप लोगों को घर जाके ना ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, आप लोग इस लेक्चर के माध्यम से ही अच्छे से रिविजन करके जाएं। ठीक है, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, धर्मोदास घोष वर्सेस मोहरी बीबी, कार्लिन वर्सेस कार्बोले, हार्वी वर्सेस पेसी, ये सारे केसेस हम लोग पढ़ चुके हैं और डिटेल में हम लोग कर चुके हैं। पोवेल वर्सेस ली, आपको क्या समझना है कि कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि कम्युनिकेशन करना जरूरी है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना जरूरी है, कंसिडरेशन का लॉफुल होना जरूरी है। अग्रीमेंट को अगर आप इन्फोर्स कराना चाहते हो तो आपको सेक्शन 10 के इसेंशियल एलिमेंट्स को पूरा करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसी के साथ आप लोगों को ये पूरा का पूरा लेक्चर रिवाइज करना है। आप लोगों को पीडब्ल्यू की ऐप डाउनलोड करनी है, वहां जाके लॉ सिलेक्ट करना है, फाउंडेशन बैच को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की आप लोग लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हैं, आप लोग क्लास नोट्स को भी दोबारा देख सकते हैं, और आप डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो कि क्विज फॉर्म में भी अवेलेबल है उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप लोगों को हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन करना है, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे कि लॉ वाला आपके लिए क्या क्या लेके आ रहा है। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट एंड मिले मुझे आने वाले मेरे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम रिवाइज भी करेंगे कि हम लोगों ने आज के इस लेक्चर में क्या पढ़ा था। अब आप लोगों का एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है, आपका कंसेंट फ्री है या नहीं। ये किस किस बात के ऊपर डिपेंड करता है, कौन से सेक्शंस पे डिपेंड करता है, आज के हमने इस लेक्चर में पढ़ा है। आप लोग वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। और आपको मुझे ये बताना है कि अग्रीमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, कौन से वो दो प्रकार के अग्रीमेंट्स होते हैं, और ये बताना है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन के अंदर डिफाइंड है। ठीक है, इन सारी चीजों को जब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे तो मुझे जरूर समझ आ जाएगा कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आ रहा है और आप लोगों को मजा भी आ रहा है इसको पढ़ने में, आप बोर नहीं हो रहे हो। ठीक है, तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट एंड मिलते हैं जल्द मेरे आने वाले नए लेक्चर में। Thank you so much for today's session, students. Have a good day. All the best.